आज हम जैविक संसाधनों के अंतर्गत शामिल वन्य जीवों का विवेचन करेंगे। वन्य जीव के अंतर्गत गैर घरेलू पशु, गैर पालतू पशु जो जंगलों में पाए जाते हैं और वनस्पति को शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें विशेष रूप से प्रचलित मान्यता के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले रहने वाले पशुओं या जीवों को इसको प्राय इसमें अधिक शामिल किया जाता है। वन्य जीव का बहुत सीधा और गहरा संबंध वनस्पति से होता है। वनस्पति जहाँ जिस प्रकार की होगी वहाँ वन्य जीवों का स्वरूप और उनकी विशेषताएं भी उसी वनस्पति के स्वरूप के अनुसार बदल जाती हैं। वनस्पति स्वयं कई विभिन्न तथ्यों का समन्वित रूप से प्रभाव प्रदर्शित करने वाला तथ्य है। वनस्पति किसी स्थान, किसी क्षेत्र की जलवायु, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की स्थल आकृति या स्थल रूप और जल की दशाओं की परिचायक होती है। ये सब कारक मिलकर वनस्पति को निर्धारित करते हैं और वनस्पति अंततः वन्य जीव के स्वरूप को निर्धारित करती है। वन्य जीव जो हैं उनका वैल्यू या उनका महत्व को हम दो वर्गों में रख सकते हैं। प्रथम उनका महत्व है इंस्ट्रूमेंटल, यानी कि सहायक रूप में। वो कई जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे तरह तरह से सहायक बनते हैं, हमारे काम आते हैं। तो यह मूल्य यह उसका महत्व इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू या सहायक महत्व, सहायक मूल्य कहलाएगा। दूसरा महत्व उनका आंतरिक महत्व है, इंट्रिंसिक वैल्यू, आंतरिक मूल्य या आंतरिक महत्व वन्य जीवों का, वो भी उसका चौथा स्वरूप है। तीन इंस्ट्रूमेंटल या सहायक वैल्यूज या महत्व वन्य जीवों के जो हैं उनमें से प्रथम है, ये वन्य जीव हमारे लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों को प्रदान करने वाले होते हैं। कृषि में, वानिकी में, पशुपालन में, जल कृषि या एक्वाकल्चर में वन्य जीव और वनस्पति हमारे लिए महत्वपूर्ण इनपुट या आदान प्रदान उपलब्ध कराते हैं। वनस्पति और वन्य जीवों से हमें विभिन्न प्रकार के गुण, उनके आनुवंशिक या जीन्स, आनुवंशिक सूत्रों, गुण सूत्रों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के परजीवियों, विभिन्न प्रकार के बीमारियों के प्रतिरोध क्षमता और प्रतिकूल दशाओं में रहने की उनकी जो क्षमता है, आंतरिक विशेषता है, ये और अन्य जीवों या वनस्पतियों से कंपटीशन या संघर्ष, प्रतियोगिता, संघर्ष करने की उनकी और उसमें सफल होने की जो उनकी आंतरिक गुण है, ये सब गुण हमारे काम आते हैं संसाधन के रूप में। वन्य जीवों से या वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले इस प्रकार के जेनेटिक रिसोर्सेज या जीन्स से संबंधित जो संसाधन हैं, ये संसाधन अन्य पालतू पशुओं या फसलों से भी
क्रॉस करा के संकर ब्रीडिंग करा के, इंटरब्रीडिंग करा के पालतू पशुओं में या फसलों में भी इन गुणों का प्रवेश कराया जाता है। तो ये प्रथम वैल्यू है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। वन्य जीव हमारे लिए किस प्रकार सहायक होते हैं। दूसरा, ये मेडिसिन के स्रोत के रूप में, दवाओं के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। वनस्पतियों से तो हमें बहुत सी दवाएं प्राप्त होती हैं, वो जाहिर ही है, लेकिन कुछ पशुओं या जीवों से भी दवाएं बनती हैं। उदाहरण के लिए ब्राज़ील का पिट वाइपर, जो कि एक सर्प की वैरायटी है और काफ़ी विषैला होता है, विषधर, पॉइजनस होता है। इसके विष से कैपोटेन नाम की दवा बनती है, जो उच्च बीपी या उच्च रक्तचाप के मरीजों के लिए काम आती है। वनस्पतियों में हो सकता है कि इस प्रकार की मेडिसिनल या दवा संबंधी जो उपयोगिता है वो और अधिक हो, लेकिन वन्य जीवों से भी बहुत सारी वन्य जीवों से भी दवाएं प्राप्त होती हैं। तीसरा, जो इंस्ट्रूमेंटल या सहायक महत्व है, सहायक मूल्य है वन्य जीवों का, वो है मनोरंजन, सौंदर्य शास्त्र या सौंदर्य परख एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में। मनोरंजन की दृष्टि से देखें तो स्पोर्ट फिशिंग या खेल के लिए जो मत्स्यन किया जाता है, या हंटिंग, या पक्षियों और वाइल्ड लाइफ की, जंगली जानवरों की जाने वाली फोटोग्राफी, या बर्ड वाचिंग, पक्षियों को अलग अलग प्राकृतिक परिस्थितियों में उनको ऑब्जर्व करना, कैमरा और वीडियो वगैरह बनाकर, है ना। तो इन सब को आधार बनाकर हम इको टूरिज्म या पारिस्थितिकीय पर्यटन का भी बढ़ावा देते हैं। ये तीनों कारक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ हैं जो वन्य जीवों से प्राप्त होती है। सहायक मूल्य हैं, सहायक मानव के लिए सहायक संसाधनों के रूप में। एक मूल्य जो है जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू, आंतरिक मूल्य भी कहते हैं। वन्य जीवों को बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि वन्य जीवों को भी अन्य प्रजातियों या स्वयं मनुष्य के समान अपने जीवन को जीने का हक है, और शायद हमें उनकी प्रजातियों को खत्म करने का कोई अधिकार नहीं है। परजीवियों या बीमारी के कारकों वाले जीवों को अगर छोड़ भी दिया जाए तो बाकी बहुत से जीव हैं जिनको मानव ने समाप्त कर दिया है। लेकिन अगर प्रत्येक जीव का अपना एक जीवन का अधिकार मान लिया जाए तो यह वन्य जीव का चौथा, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू या आंतरिक महत्व के रूप में वन्य जीवों का गिना सकते हैं। वन्य जीव एवं जो कीट हैं, इंसेक्ट्स, खासकर निचले क्रम के जो ज़्यादा उच्च विकास को प्राप्त नहीं हुए हैं, जिनका ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, वो बहुत सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विशिष्ट पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार समायोजित होते हैं। उदाहरण के लिए टिड्डियाँ केवल घास के मैदानों के अनुसार समायोजित होती हैं, वहीं मिलती हैं। लेकिन अफ्रीका जैसे उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाने वाली मक्खी, जिसे सेसे मक्खी भी बोलते हैं, जिसे दिमागी बुखार होता है, वो केवल उष्णकटिबंधों में मिलती है। ऐसे ही मूंगे के रूप में जो जीव है वो केवल गर्म या उष्णकटिबंधीय उथले सागरों में पाया जाता है। उसी प्रकार कोड मछली, जिसके लीवर से विटामिन डी का स्रोत प्राप्त होता है,
कोड मछली केवल ध्रुवीय क्षेत्रों के सागरीय भागों में मिलती है। शीतोष्ण क्षेत्र के सागरों में सैल्मन और हेरिंग मछलियाँ मिलती हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय सागरों में जेली मछली केवल गर्म सागरीय उष्णकटिबंधीय सागरीय भागों में ही मिलती है। अगर जंगल वन्य जीवों को अगर हम देखें तो उनके वितरण को, जैसा कि अभी ऊपर वर्णन आया, उनके वितरण को समझने के लिए हम वनस्पतियों से उनको जोड़ सकते हैं। तो प्रथम वर्ग के वन्य जीव वे गिनाए जा सकते हैं जो वनों में रहने वाले हैं, फॉरेस्ट एनिमल्स। वनों में रहने वाले वन्य जीव जो है, फॉरेस्ट की वाइल्ड लाइफ है, उसमें प्रथम जो वन है वो भूमध्य रेखीय वन है। भूमध्य रेखीय वन में घने वनस्पति, ऊंचे पेड़, बेल और छोटे वृक्ष, घास सब सघन रूप में होते हैं। उनमें बहुत प्रतिस्पर्धा के साथ, सघनता के साथ वो पाए जाते हैं। तो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर पाए जाने वाला जो प्रजाति है वन्य जीवों की, वो वानर है। तो वृक्षों पर रहने वाले वानर जो अपने हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक डाली से दूसरी डाली जो जंप या कूदते हुए है ना, घूमते हुए फिरते हैं, वो उनकी बहुतायत होती है। यहाँ गर्म, उच्च तापमान और उच्च नमी के कारण बहुत सारे जीव पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय वनों में, जिनमें तरह तरह की छिपकलियाँ और पक्षी, सर्प, कीट ये अधिकांश रूप में पाए जाते हैं। जल की अधिकता के कारण जल में मिलने वाले पशुओं या वन्य जीवों में घड़ियाल, क्रोकोडाइल या मगरमच्छ और दरियाई घोड़ा और भारी जीवों में मुख्यतः हाथी यहाँ पाया जाता है। दूसरे वनों का दूसरा समूह है जिसे उष्णकटिबंधीय, मानसूनी और उपोष्ण कटिबंधीय वन कहते हैं। यहाँ 4 पाँव वाले या चौपाई पशुओं की अधिकता होती है, जिनमें हाथी, दरियाई घोड़े नहीं, राइनो यानी कि गैंडे, और जिराफ, तरह तरह की हिरण, भैंस या जंगली भैंसा, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, जंगली सुअर, चींटी खाने वाले चींटीखोर, बड़े बड़े पशु होते हैं जो चींटियों पर ही जीवित है। लक्कड़बग्गा जो बिल्ली फैमिली, बिल्ली के परिवार से संबंधित जीव है। जंगली बिल्ली, नील गाय, जंगली भेड़, जेब्रा, चीता और सिंह या शेर, तरह तरह के वानर, लंगूर इत्यादि जो वृक्षों पर पाए जाते हैं। वनों का जो तीसरा स्वरूप है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के जो पर्णपाती वन है, डेसिडुअस। यहाँ हिरणों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें हरिण या हिरण स्वयं और उनकी फैमिली, उनके परिवार के अन्य जीव जैसे एल्क, एल्क या मूज या तरह तरह के अन्य जीवों में भेड़िया, ऊदबिलाव परिवार के जानवर जिन्हें बीवर कहा जाता है, लोमड़ी और रैबिट या खरगोश, जंगली बिल्ली, भालू इत्यादि हैं। वनों में पाए जाने वाले वन्य जीवों का एक स्वरूप है जिसे शंकुधारी वन या टैगा फॉरेस्ट, टैगा जंगलों में, टैगा शंकुधारी वनों में मिलने वाले जो पशु हैं, वन्य जीव हैं, वो ज़्यादातर बारहसिंगा या हरिण परिवारों के से संबंधित जानवर होते हैं, जिनमें एल्क या हरिण, कैरिबू एक तरह का रेंडियर या बारहसिंगा है जो उत्तरी अमेरिका में मिलता है, या विभिन्न फर देने वाले
जिनके बाहर की समूर से है ना पहनने के लिए जैकेट वगैरह गर्म रखने के लिए जो होती है वे काम बनते हैं। उनमें बीवर या ऊदबिलाव का एक प्रकार जिसे मिंक बोलते हैं, या ऊदबिलाव के दो अन्य प्रकार हैं जिसे ओटर या मार्टेन कहते हैं। तो मिंक, ओटर, मार्टेन तीनों ऊदबिलाव के अलग अलग प्रकार हैं। ये एक एरमिन स्कंक जो कि एक तरह की बिल्ली है और खतरा होने पर वो बहुत तीखी गंदी स्मेल या गंध छोड़ती है, इसलिए उसका नाम पड़ता है ऐसा, स्कंक। लोमड़ियाँ एक प्रकार की मध्यम आकार की जंगली बिल्ली जिसे लिंक्स बोलते हैं, लिंक्स। भेड़िया और भालू इत्यादि हैं। ये सारे वनों में पाए जाने वाले जीव थे। घास के मैदानों के वन्य जीवों को हम दूसरी मुख्य श्रेणी में रख सकते हैं। शीतोष्ण घास के मैदानों में या गर्म उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में जंगली गाय जिसे बाइसन बोलते हैं, फिर जेब्रा और गजल जो कि एक तरह का चिंकारा भी उसी परिवार का है, गजल, नील गाय, हरिण, लेपार्ड यानी बाघ नहीं बगे, लेपार्ड जो उसी परिवार का, बिल्ली परिवार का, लेपार्ड बोलते हैं जिसे, चीता, सिंह, वन बिलाव, अन्य कई तरह के मांसाहारी छोटे या बड़े जिसमें गिद्ध, सियार, गिद्दड़, जरख इत्यादि शामिल हैं। तीसरा प्रमुख जो श्रेणी है वन्य जीवों की, वो मरुस्थलीय वन्य जीव की श्रेणी में रख सकते हैं। इसमें मरुस्थलों में वनस्पति की भी सघनता कम होती है और वनस्पति की उपलब्धता भी कम होती है, तो वन्य जीवों की भी मात्रा और उनकी जनसंख्या, उनका घनत्व कम हो जाता है, वैरायटी भी कम हो जाती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के हिरण या और गजल और खरगोश, लोमड़ी, सियार, विभिन्न प्रकार की छिपकलियाँ और सरीसृप जैसे सर्प इत्यादि मुख्यतः पाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेशों में बर्फीले जो प्रदेश हैं बर्फ से आवृत रहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। यहाँ कस्तूरी मृग या मस्क, कैरिबू, हिरण, वाइट बियर जो कि एक बहुत बड़ा मैमल श्रेणी का या स्तनपायी श्रेणी का बड़ा जानवर है, और तरह तरह के पानी से संबंधित जीव जो कि स्तनपायी हैं, जैसे कि सील और वालरस जो कि ठंड जिसे समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है, और कुत्तों के कुछ प्रकार ये टुंड्रा प्रदेश के वन्य जीवों में शामिल हैं। इस प्रकार अलग अलग जलवायु और वनस्पति के अनुसार वन्य जीवों में भिन्नता पाई जाती है।